नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कृष्णन। आज स्तव्य स्पाइन हॉस्पिटल का जो वेबिनार सीरीज़ है उसमें कमर की विकृति या विरूपता के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। ये स्कोलियोसिस और काइफोसिस के नाम से ज़्यादा साइंटिफिक रीत से वैज्ञानिक रूप से मेडिकल रूप से जाना जाता है, काइफोसिस एंड स्कोलियोसिस। थोड़ा सा अपने कुदरती रीत से जो कमर के मोड़ हैं या वक्र हैं उसको जानना ज़रूरी है। जैसे ये सिर है, सिर से नीचे का भाग गर्दन, ये सी के शेप का होता है। आप उसके नीचे का जो बरड का भाग है ये उससे उल्टा होता है, और इसी तरह से नीचे का जो कमर का भाग है वो भी सी के शेप से होता है। तो देखा जाए तो ये पूरा का पूरा आप एक एस शेप होता है, और ये नॉर्मल कमर का मोड़ या वक्र है, और पूंछ का भाग फिर से उल्टा होता है। इस तरह से शरीर की रचना है। आप देखेंगे तो ये एस शेप होके फिर ये नॉर्मल है जब हम आड़ा देखते हैं, और जब सीधा सीधा देखते हैं तो कमर पूरी की पूरी सीधी ही होती है। और इसकी बनावट हमारे शरीर में बचपन से ही ये इस तरह से जब पैदा होते हैं माँ के पेट में ही हम पूरा का पूरा सी आकार के होते हैं। फिर जैसे जैसे पैदा होते हैं और बैठने लगते हैं तो गर्दन का ये जो मोड़ है वो आने लगता है। जैसे ही हम वयस्क हो जाते हैं और पूरी तरह से खड़े होने लग जाते हैं तब हमारे सारे के सारे वक्र दिखने लग जाते हैं, और ये हमारे शरीर की नॉर्मल रचना है। इस वक्रता का कारण बहुत है, क्योंकि ये वक्र की वजह से ही हमारे शरीर में वो लचकपन है, हमारे शरीर में वो मजबूती जो आई है वो इसकी वजह से है। सीधी पूरी की पूरी अगर सीधी कमर हो तो उसकी मजबूताई और उसका मूवमेंट, उसका स्ट्रेन, उसके ऊपर पड़ने वाला जोर काफ़ी ही हद तक ज़्यादा होता है, उससे काफ़ी कम होता है। और अगर ये वड़ांक हो तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्थिरता बहुत बढ़ जाती है। तो मैंने जैसे बताया कि सीधा खड़े होने पे कमर हमारी ये नॉर्मल जैसी दिखती है, और ये जो वड़ांक दिखाई दे रही है इसको अपने स्कोलियोसिस बोलते हैं। इस तरह का जो साइड में कमर के मड़के टर्न हो जाते हैं, ट्विस्ट हो जाते हैं, या नए वक्र बन जाते हैं, उसको स्कोलियोसिस कहते हैं। ये 2 से 3 पेशेंट्स में, लोगों में 100 में से होता है। उसी तरह से ये जो भाग है जो हमने बताया आड़े साइड से हम देखते हैं, उसमें अगर कमर का जो भाग है या गर्दन का भाग है, कोई भी भाग इस तरह से ज़्यादा विकृत होता है, और इसको काइफोसिस बोलते हैं या खूंद बोलते हैं। ये 1000 में एक दर्दी में होता है। हमने जैसे देखा होगा कि जाना होगा कि एक अद्भुत है लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, ये बना था तब से टेढ़ा होने लगा था, और इसको सीधा रखने के लिए बहुत ही मेहनत की गई है, और अभी ये दुनिया का एक अद्भुत टूरिस्ट स्पॉट है। लेकिन इसको टेढ़ा रखने के लिए काफ़ी कुछ मेहनत और साइंस के विचार की ज़रूरत पड़ी है। और इसी तरह से कोई चीज़ झुकती जाए, कोई बेल भी है उसको वो झुकती जाती है, एक पेड़ से वो दूसरे पेड़ को चढ़ती है। उस तरह से अपने शरीर को हम इमेजिन करें तो उसको सीधा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड क्यों हम ये बारे में बात कर रहे हैं, ये है क्योंकि ये विकृता है, दिखने में ख़राब दिखता होता है। आपकी हाइट कम्प्लीटली छोटी हो जाती है, कमर के उभारपन की वजह से बहुत ही ज़्यादा विकृत दिखाई देता होता है। इसकी वजह से अस्थिरता बहुत आ जाती है। जैसे ही शरीर में कोई अस्थिरता आएगी, शरीर के ताकत को बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता होता है चलने बैठने उठने के लिए, और इसको अनस्टेबिलिटी कहते हैं। और ये एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, इसीलिए हमको उसको सीधा रखना बहुत ज़रूरी होता है। वाइटल ऑर्गन्स, शरीर के ज़रूरत के सारे अव्यय, हार्ट बोलो, आप लंग्स बोलो, आंतड़े बोलो, पेट बोलो, लिवर बोलो, ये सब ग्रंथियां जो है अपने पेट के अंदर और छाती के अंदर है। और ये पेट और छाती की आकृति जो भगवान ने दी है ये अपने सीधेपन की वजह से है।
अगर हम किसी भी तरह से विकृत कमर से होते हैं और टेढ़े होते हैं, काइफोसिस हो कि स्कोलियोसिस हो, हमारे पूरे के पूरे शरीर के बीच का जो भाग है, मतलब कमर छाती का जो भाग है, वो टेढ़े होने की वजह से उसके अंदर के अवयवों का आकार छोटा होता जाता है, और जितना छोटा आकार होगा उतना ही वो परेशान कर सकता है। इसका मतलब ऐसा है कि आज के तारीख में आप जानते हैं कि कोविड में भी छाती में इतना सारा असर होने लग जाता है और ऑक्सीजन शरीर में पहुंचता नहीं है, इसीलिए जान के जोखम सब चालू हो जाते हैं। उसी तरह से आप सोचो कि शरीर में पहले से ही लंग्स या आपके फेफड़े जो हैं छोटे हैं, तो उससे ऑक्सीजन ले जाना बहुत धीमे गति से और धीमा होता है। इसकी वजह से ही अपने को ये विकृति के इलाज की ज़रूरत है। जैसे ही विकृत कमर होती है, शुरुआती विकृति में नसों को कोई नुकसान नहीं होता है, पर जैसे जैसे ये विकृति बढ़ती जाती है, विकृतापन के कमर के मड़कों के मुड़ाव की वजह से उसके अंदर की केंद्रीय नसों को नुकसान पहुंच सकता है और पैरालिसिस तक के असर आ सकते हैं। ऐसा कम दर्दी में होता है, लेकिन हो सकता है। और लास्टली, जिस तरह से उम्र बढ़ती जाती है, कोई चीज़ की स्थिरता हो, वो कम हो, तो उसकी वजह से जो अपने शरीर का अधपतन है, या उसका आप जाते है, या उसका डिजनरेशन है, वो और जाने ज़्यादा होने लगता है, और उम्र जाते घसारे के रोग जो होते हैं जल्दी आते हैं। कुछ लाल झंडियां हैं जो डॉक्टरी रूप से बहुत ज़रूरी होती है जानने के लिए। आपके डॉक्टर ने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया तो समझ जाना है कि ये अपने को जल्दी से इलाज करने की ज़रूरत है, सीरियस ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि कुछ तरह के वक्र ऐसे होते हैं जिसमें जल्दी से इलाज करने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ को बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, उनमें जल्दी इलाज की ज़रूरत पड़ती है। कुछ कुछ वक्र दुखदाई होते हैं, नहीं तो वक्र कभी दुखाव नहीं देते हैं। अगर पेन हो रहा है तो वो डेंजरस हो जाता है, और कभी कभी कोई वक्र में नसों को नुकसान पहुंचने लगता है, तब तात्कालिक इलाज की ज़रूरत पड़ती है। और ये सब चीज़ें जो होते हैं, ये सब चीज़ों में अपने को यूजुअली जब वक्र होता है तो हम सिर्फ एक्सरे करते हैं, उसमें ही अपने को ये चीज़ के बारे में पता लग जाता है और उसका मूल्यांकन हो जाता है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज़ है तो एमआरआई हमको ज़रूरत पड़ती है, जल्दी देखने की एमआरआई करने की ज़रूरत पड़ती है। और इसके होने के कारण क्या है? जन्म से ही अपने आप हो जाना, पैदा ही आप उसके साथ में हुए हो, उसको जन्मजात बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं चेता स्नायुओं से, मतलब मांसपेशियों के बैलेंस के अभाव में होने की वजह से जो होता है उसको न्यूरोमस्कुलर या मायोपैथिक स्कोलियोसिस बोलते हैं। और ये हमको काफ़ी ज़्यादा सेरिब्रल पैल्सी, मस्तिष्क से जो पैरालिसिस होता है बच्चों में, या पोलियो वाले पेशेंट्स में, या किसी बुखार के बचपन में आ जाने की वजह से जो पैरालिसिस का भाग होता है, इन दर्दियों में उनकी कमर के टेढ़े होने का अपने को जो दिखाई देता है वो न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस कहलाता है। फिर है घसारे की वजह से, जो हमने बात किया, घसारा जब भी हो शरीर में, उसकी वजह से भी ये आता है। ये उम्र वाले दर्दियों में होता है, और ये जो अधपतन की वजह से घसारा है, ये साथ में होता है हड्डियों की कमजोरी के साथ, ऑस्टियोपोरोसिस के साथ। ये अलग ही चीज़ है और ये उम्र वाले दर्दियों में होता है। और इसी तरह से स्कोलियोसिस कारण के बिना भी होता है, बिना कोई कारण के भी होता है, अज्ञात हेतु, मतलब आप जानते ही नहीं हो कि किस तरह से स्वतः ही होने लग जाता है ये स्कोलियोसिस। ये ज़्यादा स्कोलियोसिस है जो ज़्यादा अपने को देखने को मिलता है कि कोई कारण ही ना हो। और इसमें भी कारण होते हैं, किस तरह के टाइप्स होते हैं। शिशु होते हैं जब 3 साल से छोटे में, तब दिखाई देने वाले खूंद या स्कोलियोसिस होते हैं। उसी तरह से किशोर अवस्था में, लड़कपन में जो दिखाने वाले स्कोलियोसिस है वो होते हैं। उसी उसी तरह से कुमार अवस्था में होने वाले जो स्कोलियोसिस है उसको एडोलेसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस कहा जाता है। उसी तरह से वयस्क होने के बाद में जो होता है वो 18 साल के बाद में। इस तरह से इसके अलग अलग टाइप्स है। कुदरती हिस्ट्री जो है, कुदरती इतिहास जो है, इसका मतलब है कि कोई खूंद को हम इलाज ना करें
तो आगे जाके उसका क्या दशा होगा। हर खूंद के इलाज की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जिन खूंदों में ये भयानक रूप और विकृत ले लेता है या नुकसान पहुंचा देता है, वो खूंद को जानना अपने लिए बहुत ज़रूरी होता है। और उन खूंद को ऑपरेशन करने की भी ज़रूरत पड़ती है। किन्हीं किन्हीं में ऑपरेशन वगैरह भी मिटता है, लेकिन उसका जानना पहले से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार वो टाइम निकल जाता है, उसके बाद में वो हमारे कंट्रोल में नहीं आता है। और ऐसे ही 10 से 20% दर्दी हैं जो बहुत ही गड़बड़िया या रिस्की या जोखिम लेवी ऑपरेशनों के अंदर लोगों को घुसना पड़ता है, क्योंकि उसका डिसीजन टाइमली नहीं हुआ होता। अदरवाइज आप देखो, ये 80% दर्दियों में अगर आपको कुछ करना भी नहीं पड़े तो वो ठीक हो जाता है, या स्थिर रहता है, या बिगड़ता या दिखने की स्थिति में भी नहीं पहुंचता है 80%। तो इसीलिए नेचुरल हिस्ट्री बहुत फेवरेबल है, लेकिन 10 से 20% केसेस में बहुत खराब हो सकता है। इसीलिए सारे के सारे 100% केसेस को डॉक्टरी नज़र में आना बहुत ज़रूरी है। इसके इलाज में, इसके ट्रीटमेंट में, इसको जो अलग अलग तरह से ट्रीट किया गया है, उसमें पुरान वेस्टर्न वर्ल्ड में इस तरह से पिन लगाना, खींचना, पट्टे लगा के बांध के रखना, 10-10 12-12 घंटे खींचने की ज़रूरत, ये सब इलाज पद्धति पहले थी। ग्रीस में या इजिप्ट में इस तरह से चल के, खींच के, धक्का मार के लोग यहाँ सीधा करने का ये सब प्रयास एक 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 जमाने में होता था। और अपने इंडियन कंटेक्स्ट में अपने बोले तो अपने यहाँ के जो पौराणिक जो चीज़ें हैं उसके अंदर कृष्ण का ही उल्लेख सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें कृष्ण ने कुब्जा को पकड़ के, खींच के सीधा किया था। और इसमें ये आध्यात्मिक बातें हम जानते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। और किस तरह से कुरूप को रूपवती कृष्ण करते हैं, ये सब चीज़ें हमारे धर्म में भी काफ़ी कुछ लिखी गई है। पट्टे से इसका इलाज होता है, लेकिन ये पट्टे का इलाज छोटे बालपन में स्टार्ट किया जाता है। और ये पट्टे बांधने के बाद ये बहुत 3 से 6 महीना, साल भर तक भी ये पट्टों को रखने की ज़रूरत पड़ती है। ये खास करके छोटे बच्चों को बांधा जाता है, एनेस्थीसिया में बांधा जाता है, मतलब इनको सुलाकर फिर बांधा जाता है। पर हमारे यहाँ के गर्मी वाले वातावरण में इन पट्टों को चला पाना बहुत मुश्किल होता है। और हमारे यहाँ के पेशेंट्स से ज़्यादा पेशेंट्स के रिलेटिव्स जो सगे हैं इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। और कितने ऐसे पेशेंट्स हैं हमारे जिनको हमने पट्टा बांधा और वो घर पे इसको काट देते हैं। इसी तरह से प्लास्टर के पट्टे के अलावा प्लास्टिक के ऐसे पट्टे बनाए जा सकते हैं जिससे कुरूपता के शुरुआत में, विकृति की शुरुआत में अगर पट्टा बांधे तो स्थिति अपने को मिल सकती है। ऐसे बहुत कम कर्व होते हैं, लेकिन जब हम वेट कर रहे हैं और शुरुआती कर्व हो तो हमको ये बेल्ट या ब्रेसेस देने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से कसरत, काफ़ी लोग कसरत का सहारा लेके इसको सीधा करने की कोशिश करते हैं। कसरत से ये चीज़ सीधी नहीं हो सकती है विकृता, लेकिन एक बार सर्जन के नज़र में आ जाने के बाद में डॉक्टर ने एक बार बोल दिया कि अभी इसके ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो उस समय आपको कसरत के लिए जाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जब तक वेट कर रहे हो, हर साल इसका मूल्यांकन कर रहे हो, उस दरमियान में इन मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाने के लिए और उसको सीधा करने के लिए जो साइंस के पास आज है, उसमें कसरत भी एक भाग है जो करते ही रहना चाहिए। ऑपरेशन, ज़्यादातर ऑपरेशन के अपने जैसे बात किया कि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, एक बार नज़र में आना और उसका मूल्यांकन करना बहुत ही ज़रूरी है। विकृति जब दिखने लगती है वो 40 से 45 डिग्री के बाद होती है, और तब इसका ऑपरेशन आ सकता है। क्योंकि दिखने लगता है तो वो अपने को फिर उसको सीधा करना पड़ता है, क्योंकि मानसिक रीत से भी ये बच्चे, उनके ऊपर बहुत उसका असर पड़ता है कि क्लास में सब लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों टेढ़ा, ये क्यों, ऐसा क्यों, उनको ऊपर मानसिक बहुत होता है। और उसी तरह से अगर कोई खून जल्दी से बढ़ रहा है तो भी ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी नस में नुकसान होता है तब भी ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। एंड ज़्यादातर ऑपरेशन जो है
कुमार अवस्था में, तारुण्य अवस्था में जैसे ही अपनी हाइट बढ़ने का होता है, उस उम्र में इस ऑपरेशन को ज़्यादा किया जाता है। एंड कभी कभी ऑपरेशंस को बहुत छोटे उम्र में करना चालू कर देना पड़ता है। 2 से 3 साल की उम्र में ऑपरेशन को ना करना हो, ऐसा ही हमारा साइंस कहता होता है, पर कभी कभी हमको 2-3 साल की उम्र में भी करना पड़ता है। ज़्यादातर सर्जन्स 3 से 8 साल से पहले ये ऑपरेशंस कभी भी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ संजोगों में इसको करने की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉब्लम हमारे समाज में ये है कि इसका डायग्नोसिस बहुत, इसका निदान जो होता है बहुत लेट हो जाता है, और लोगों का जो काफ़ी कुछ डॉक्टरों का भी एंड काफ़ी कुछ समाज के लोगों का और उम्र वाले लोगों का इसको नेग्लेक्ट करने का एटीट्यूड है, जाने देते हैं इसको। बेदरकारी बहुत ज़्यादा रहती है इसमें कि ठीक है कुछ नहीं है, क्योंकि दुखता नहीं होता है, ज़्यादातर दर्दियों को कोई और नुकसान नहीं होता है। फिर दिखने लगता है तब लोग दौड़ते हैं। जैसे ही छोटे बच्चे, खास करके लड़कियों का मासिक जैसे ही चालू होने लग जाता है, तभी ये हाइट भी बढ़ता होता है। तात्कालिक एकदम से लोगों को ये लगता है कि ये तो ट्रेन छूट गई, और दौड़ के डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करते हैं और पैनिक एकदम से हो जाते हैं। ये एक उदाहरण है समझने के लिए। ये राजस्थान की एक कुटुंब है जो मेरे पास आया था, और वो आए थे मेरे पास ये लड़की के इलाज के लिए, जिन्होंने ग्रीन कलर का कपड़ा पहना हुआ है, उस लड़की के इलाज के लिए। उसको यही विकृता थी, स्कोलियोसिस थी, जिसको मैंने 11 साल की उम्र में ऑपरेशन करके इसको सीधा किया। और ये उनकी मदर है, उनको कोई रोग नहीं है। लेकिन इसी मदर की जो बड़ी बेटी है वो 24 साल की, उनको अगली बार वो लेके आए, जब ये सीधी हो गई उसके बाद ये उनको लेके आए कि इसको भी सीधा करके दो। लेकिन वो 24 साल की उम्र में अब मेरे ये ऑपरेशन करने से उनको मैं ये छोटी लड़की जैसा सीधा नहीं कर सकता हूँ, और ये कुरूपता बहुत ही बढ़ चुकी है, और इसमें ऑपरेशन के जोखम बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और इसमें छाती के अवयव और अपने पेट के सारे अवयव जो हैं, अंग है, वो सब सिकुड़ चुके हैं। इसमें ऑपरेशन के जोखम को समझाया हमने कि ये सब होता है, और उसके लिए जोखम की वजह से उन्होंने उस ऑपरेशन को अवॉइड भी किया। ऐसा नहीं है कि ये दर्दी को इस विकृता के बारे में नहीं पता था। ये विकृता उनकी मदर कहती है कि छोटेपन में ही उनको पता लग गया था, बालावस्था में पता लग गया था, लेकिन समाज के लोगों ने उनको डायरेक्शन नहीं दिया। काफ़ी लोग जो डॉक्टर्स हैं, जो स्कोलियोसिस या स्पाइन की सर्जरीज के बारे में नहीं जानते हैं, उन डॉक्टरों ने भी कहा कि नहीं, इसका ऑपरेशन नहीं करना है, 18 साल 20 साल के बाद करना है। और ऐसे ही सलाह में उनकी दशा ऐसी हो गई कि जिसमें साइंटिफिक इलाज भी उनको मदद नहीं कर सके। ये चीज़ से ही बचने के लिए अपने को ज़रूरी है जानना। और इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि हम खुद ही इसका डायग्नोसिस या इसका मूल्यांकन कर सकें। और ये सरल निदान है, बहुत ही सरल है, खुद समझ सकने वाली चीज़ है, और ये टाइम पर करना बहुत ज़रूरी है। हम क्या कर सकते हैं? स्व परीक्षण। आप अपने बच्चे को सीधा दोनों पाँव को जोड़ के रख के आगे को झुकने के लिए कहिए। इस तरह से जैसे आगे को आप झुकोगे, आप उनके सिर के बाजू खड़े रहेंगे या पीछे के भाग में खड़े रहेंगे, तो आपको ये दिखाई देगा कि ये नॉर्मल आकार में है, कि ये इस तरह से कोई विकृता या खूंद आ रहा है। ये जब दिखने लगता है तो सबको दिखने लगता है, क्योंकि वो 45-50 डिग्री के अंश से ज़्यादा बढ़ गया होता है। लेकिन जब तक नहीं दिख रहा है 45-50 से पहले भी, इस तरह से आप इसको डायग्नोस कर सकते हो। इसीलिए अपने बच्चों को ये टेस्ट करके आपको डायग्नोसिस करना चाहिए। कभी कभी गंभीर चीज़ें शरीर के अंदर छुपी हुई होती है और अपने को ध्यान नहीं जाता है। खास करके छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं, ये एक बहुत छोटा सा डिम्पल जैसा है, ये एक छिद्र जैसा है, इसमें से कुछ पानी नहीं निकलता है, कुछ नहीं लगता है। ये संडास की जगह का छिद्र होता है, लेकिन ये एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको हमने नज़रअंदाज किया होता है। ये चीज़ का मतलब है कि हमारे कमर में कुछ और परेशानियां हो सकती हैं। खास करके मम्मी लोगों को या पेरेंट्स को ये चीज़ दिखनी चाहिए, और ये जैसे ही देखा डॉक्टर के ध्यान में लाना ज़रूरी है, क्योंकि इस अवस्था में अंदर की चीज़ होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसी तरह से कभी कभी बच्चों के पीठ पे इस तरह का बाल का होना काफ़ी है। ये भी होता है तो डॉक्टर्स के पास जल्दी आ जाते हैं। कभी कभी ये नहीं होता है, और दर्दी का देखिए ये भाग में
चर्बी की मात्रा ज़्यादा है, इसको लाइपोमाटोसिस कहते हैं। और ये जब होता है, इसमें भी जल्दी से दर्दी के को अटेंशन में आ जाना चाहिए, और ये मिस नहीं होता है। देखो, ये जगह पे चर्बी कभी भी कमर में नहीं होती, इस जगह पे, और उस जगह पे चर्बी का होना ये गड़बड़िया है। कभी कभी अपने पाँव में ऐसे जख्म होते हैं जिसका इलाज डॉक्टर के पास पट्टी लगा के या जख्म का इलाज सिर्फ करते रहते होते हैं, ये न हील होने वाले न्यूरोपैथिक अल्सर्स हैं। इसमें डॉक्टर के पास तुरंत ध्यान में जाना चाहिए। कभी कभी अपना पाँव देखो आप, तो इस तरह का गड्ढा बनता होता है या उंगलियां थोड़ी सी मुड़ी रहती है। इस केस को भी जल्दी से आपको समझना और डॉक्टरी जांच में लाने की जरूरत होती है। ये एकदम से नज़र में सबके आती नहीं है, क्योंकि ये इतना नुकसान नहीं कर रहा होता है, और दर्दी या बच्चा या चल रहा होता है नॉर्मल रीच से। कभी कभी पिंडलियों को आप देखो, ये पिंडलियों का भाग, जो अपनी पिंडलियां जिस तरह से उभरी हुई होती हैं और मांसपेशियां उसकी होती है, उसके अलावा ये एकदम पतली पड़ी हुई पिंडलियां हैं। ऐसी चीज़ें जल्दी से डॉक्टर के नज़र में लाने की बहुत ज़रूरत होती है। ये एक खूंद है, इतना ज़्यादा वक्र इसका है, और ये वक्र को आप ऑपरेशन करके सीधा कर पाए। ये मैंने ऑपरेशन 9 साल की उम्र में किया, और ये आज 9 साल 10 साल हो गए ये बच्चे का, ये जो है ये सीधा हो गया और एकदम नॉर्मल कर सके हैं। इस तरह के ऑपरेशंस बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल, जैसे साधारण ऑपरेशंस हमको कहा जाता है, इसमें सब में जोखिम रहता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ये यश हमको देता है। इस तरह के ऑपरेशंस है। इसी तरह से ये काइफोसिस वाला खून है, जिसमें कमर इस तरह से मुड़ी हुई है, और इसको आप ऑपरेशन करके सीधा करते हो, और ये ऑपरेशन करके सीधा किया। ये लड़का 2012 में मैंने शायद ऑपरेशन किया था, और आज इसकी शादी हो गई है अभी तो, और ये इंजीनियर है। इस तरह से ये सब ऑपरेशंस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे दे सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड इसको टाइमली डायग्नोस किया गया हो। एंड सर्जरी का रिस्क जो है रहता है, लेकिन उसका फ़ायदा भी उतना ज़्यादा रहता है, और ये रिस्क बेनिफिट रेशियो को बैलेंस करके अपने को आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। हम ये सोचें कि नहीं, सर्जरी में जोखिम है, ऐसा हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, हमको तो बताया गया है कि ये ऑपरेशन करना ही नहीं चाहिए, तो ये ज़्यादा नुकसानकारक होते हैं। इसीलिए ये जोखिम को लेते हुए अपने को इसमें कूदने की ज़रूरत पड़ती है। और आज की तारीख में टेक्नोलॉजी, नई तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि न्यूरो मॉनिटरिंग है, ये सब ऑपरेशन में हम यूज़ करते हैं, तो इसमें जोखिम बहुत ही कम हो जाते हैं। ये नस की ईसीजी जैसा कहलाता है, जिसको न्यूरो मॉनिटरिंग कहते हैं। ऑपरेशन दरमियान में कोई भी नस को कोई नुकसान हो रहा है तो ये तुरंत अपने को पता लग जाता है, और ये न्यूरो मॉनिटरिंग डिवाइसेस है। ऐसे स्तव्य में 2 मशीनें हैं। इसी तरह से मिजोनिक्स है, बोन को एकदम सूक्ष्म रीत से काटना, हड्डियों को काटने के लिए ये है। ये हमारे पास 4 मशीनें स्तव्य में है। इसी तरह से ये सीटी स्कैन की मशीन है, ये जो गोल आकार आपको दिखता है, जो एमआरआई सीटी स्कैन की मशीन रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट्स में होती है, वो हमारे ऑपरेशन थिएटर में सीटी स्कैन जैसी मशीन है, जिसमें हम स्क्रू को इतनी ज़्यादा प्रिसाइसनेस के साथ में डाल सकते हैं, इतनी ज़्यादा उसको हम परफेक्ट डाल सकते हैं कि उसमें कभी भी कोई गड़बड़ होने के चांसेस होते ही नहीं हैं। और इसको नेविगेशन एंड ओ आर्म गाइडेड सर्जरीज कहते हैं। ये सुविधाएं, ये 2 मशीनें गुजरात में हैं, और दोनों हमारे अस्पताल में स्तव्य में है। और यही चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। जल्दी डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 10 से 20% दर्दियों में ही ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, और ये जागरूक होने से ही हो सकता है। और ये जागरूक होकर अपने आजू बाजू वाले लोगों को बताने की ज़रूरत है। ये चीज़ आप प्रयत्नशील होकर करते रहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। थैंक यू।